नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल ER टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होगी, जैसे एक्टिव एलिमेंट कैसे होते हैं, पैसिव एलिमेंट किसे बोलते हैं, लीनियर अवयव कौन से होते हैं, नॉन लीनियर अवयव कौन से होते हैं, और दो तीन परिभाषाएं और होंगी। नोड किसे बोलते हैं, मेश किसे बोलते हैं, लूप किसे बोलते हैं, क्योंकि आगे अपने को केवीएल और केसीएल पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सब जानना बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला होगा मेरे पास जो पहला टॉपिक है वो है लीनियर रेखीय। ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट बोलते हैं, रेखीय तत्व बोलते हैं। एलिमेंट बोल दो या तत्व बोल दो, ठीक है। एलिमेंट बोल दो मतलब जो भी अवयव होंगे, कई जगह अवयव भी लिखा होता है, अवयव। ठीक है, देखो बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से मिटा रहा हूँ, ध्यान रखें, लीनियर एलिमेंट होगा या अवयव, तत्व लिखा हूँ मैं, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो रेखीय एलिमेंट या रेखीय तत्व वह होते हैं जिनमें V और I के अंदर जो ग्राफ बनता है वो रेखीय रूप से बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज का मान अगर बढ़ेगा तो धारा का मान भी इसके समानुपाती क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इस प्रकार ओम का नियम काम कर रहा था, V समानुपाती I, I समानुपाती V। उसी प्रकार से रेखीय तत्व होते हैं जिनमें धारा का मान बढ़ने से उसी अनुपात में वोल्टेज का मान भी बढ़ता है, या वोल्टेज का मान बढ़ने से उसी अनुपात में धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो वे जो तत्व होते हैं वो रेखीय तत्व होते हैं। कैसे कहते हैं, वह तत्व जिसमें V व I वोल्टेज और करंट में रेखीय ग्राफ या संबंध होता है। ठीक है, जैसे V और I में रेखीय संबंध से I यहाँ है, V यहाँ है। ठीक है, V यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा, जैसे अपने वोल्टेज धारा बढ़ रही है, उसी अनुपात में अगर वोल्टेज बढ़ेगी, दोनों के अनुपात के अंदर क्या रहेगा, बिल्कुल रेखीय अनुपात रहेगा, बिल्कुल लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो V और I के बीच में क्या बनेगा, रेखीय ग्राफ बनेगा। ठीक है, वह होते हैं रेखीय तत्व। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल ध्यान रखें, रेखीय तत्व के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, प्रेरकता, कैपेसिटर, ये सब क्या होते हैं, रेखीय तत्व। RLC जो परिपथ होता है वो रेखीय तत्व। प्रतिरोध के अंदर भी लीनियर ग्राफ बनता है, इंडक्टर के अंदर भी लीनियर ग्राफ बनता है, और कैपेसिटर के अंदर भी क्या बनता है, लीनियर ग्राफ। तो तीनों तत्व RLC परिपथ जो है वो रेखीय तत्व के श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखें, रेखीय तत्व वह होते हैं जिनमें V और I के अंदर क्या बनता है, एक रेखीय ग्राफ बनता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जो है अपने पास है वो है अरेखीय। नॉन लीनियर, क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। ठीक है, अब इसमें आपको पता लगा रेखीय और अरेखीय, इसमें V और I के बीच में जो ग्राफ है वो रेखीय नहीं बनता, रेखीय नहीं बनता। ये जानते हैं, V और I के बीच में ग्राफ रेखीय नहीं बनता, मतलब कुछ ना कुछ, अगर I का मान बढ़ा तो V का मान बढ़ेगा, लेकिन समानुपाती में नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कम बढ़ेगा। कैसे, जैसे आप I का मान बढ़ा तो V का मान क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन समानुपाती में नहीं बढ़ेगा। इस तरह से वक्र के रूप में ग्राफ बन जाता है। ठीक है, या फिर कुछ अगर V का मान बढ़ रहा है तो I का मान बढ़ रहा है तो V का मान क्या होगा, घटने लगेगा। मतलब ग्राफ रेखीय नहीं होगा, या तो वक्र के रूप में होगा या अरेखीय। एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान क्या होगा, घटेगा, रेखीय नहीं बनता। ठीक है, तो वो होते हैं अरेखीय तत्व। जैसे इनके एग्जाम्पल ध्यान रखें, इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं। ठीक है, अरेखीय के एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं, जैसे डायोड हो गया। ठीक है, अर्धचालक हो गए, अर्धचालक युक्तियां जो होती हैं, अर्धचालक, अचालक, मतलब जिन पर ओम का नियम काम नहीं करता, सब अरेखीय तत्व के रूप में काम करते हैं। डायोड हो गया, अर्धचालक युक्तियां जितनी भी हैं वो सब अरेखीय तत्व के रूप में काम करती हैं। ठीक है, अचालक युक्तियां जितनी भी हैं वो अरेखीय रूप में काम करती हैं। ठीक है, ये जान के रेखीय तत्व किसे बोलते हो, अरेखीय तत्व। रेखीय अवयव किसे बोलते हो, अरेखीय अवयव किसे बोलते हैं। इसमें V और I के अंदर ग्राफ समानुपाती बनता है वो रेखीय, और जिसमें V और I के अंदर ग्राफ जो है वक्र के रूप में बनता है या समानुपाती नहीं बनता वो अरेखीय। रेखीय के लिए RLC परिपथ होता है, और अरेखीय रूप में डायोड या अर्धचालक युक्तियां और अर्धचालक जो होते हैं वो अरेखीय रूप में कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ते हैं आगे का टॉपिक जो है। ठीक है, और 3 नंबर पे अपने पास जो आता है वो आता है
एक तरफा अवयव, क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल, ठीक है। या बोलते हैं इसको हिंदी में एक दिशीय, लिखिएगा एक दिशीय भी लिखा होता है, एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय। अब देखो ये जो तत्व होते हैं केवल एक ही दिशा में काम करेंगे, ठीक है। एक दिशा तो मतलब इसमें धारा प्रवाह करने पर केवल एक ही दिशा में काम करते हैं, वो एक दिशा तत्व होते हैं। उनके विपरीत धारा प्रवाह की जाए तो वो कार्य नहीं करेंगे। तो एक दिशा तत्व केवल एक ही दिशा में काम करने पड़ते हैं, एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होने पर वो काम करते हैं, मतलब उनके कार्य करने की दिशा क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ध्यान रखें, वह तत्व जो एक दिशा में क्या कहते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान रखें, डायोड, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, ये सब क्या है, एक दिशा, ठीक है। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, निर्वात ट्यूब होगी, सब क्या है, यूनिलैटरल है, एक दिशा में काम करने वाले तत्व हैं जो केवल एक ही दिशा में काम करेंगे, दूसरी दिशा में धारा प्रवाह करते ही काम नहीं करेंगे। जैसे डायोड का एग्जाम्पल लेते हैं हमने, ठीक है। कि डायोड जो अपन लगा रहे हैं सर्किट में, डायोड को जोड़ते हैं, ठीक है। ये मैंने डायोड जोड़ा, ठीक है, प्लस और माइनस। ध्यान रखें, अगर अपन यहाँ पर बैटरी जोड़ेंगे प्लस से माइनस, प्लस और माइनस, मतलब ये फॉरवर्ड बायस दिशा में तो काम करेगा, इसमें धारा प्रवाह होता है, और रिवर्स बायस में मतलब अगर प्लस के पास माइनस आ जाए, माइनस के पास क्या है, प्लस आ जाए, बैटरी उल्टी जोड़ दी जाए तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, तब डायोड के अंदर धारा प्रवाह नहीं होता। तो फॉरवर्ड बायस में काम करता, रिवर्स बायस में काम नहीं करता, इसलिए बोलते हैं डायोड केवल एक दिशा में काम करने वाली युक्ति है, दूसरी दिशा में काम करने वाली युक्ति नहीं। डायोड क्या है, यूनिलैटरल डिवाइस है, एक तरफ की युक्ति है, एक दिशा में कार्य करने वाली युक्ति। अब देखते हैं आगे द्विदिशीय युक्ति। दूसरा अपने पास होता है द्विदिशीय, क्या बोलते हैं, दो तरफा, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइलैटरल। और देखो वह युक्तियां जो दोनों दिशाओं में काम करती हैं, या वह तत्व जो है जो दोनों दिशाओं में काम करते हैं, जैसे धारा किधर से फ्लो हो जाए, ठीक है, वो काम नहीं, डायोड तो एक दिशा में काम कर रहा था, अब ऐसी युक्ति होगी धारा चाहे किधर से गया है लेकिन वो अपना काम पूर्ण रूप से करेंगे, तो वे होते हैं द्विदिशीय युक्तियां, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वह तत्व जो दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल, ठीक है, अपने प्रतिरोध लिया, ठीक है, अब प्रतिरोध धारा चाहे इधर से फ्लो करवाओ चाहे इधर से फ्लो कराओ, ठीक है, चाहे धारा इधर से है चाहे इधर से है, प्रतिरोध अपना काम करेगा, ठीक है। इंडक्टर लिया, इंडक्टर में धारा किधर से गया, इंडक्टर भी अपना काम करेगा, और कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर में धारा किधर से है वो भी अपना काम करेगा। इनमें क्या होता है, तो RLC परिपथ जो है, जितना भी RLC परिपथ जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, लीनियर भी होता है और बाई डायरेक्शनल भी होता है। RLC प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर द्विदिशीय युक्ति है, और एक दिशा कौन सी है, डायोड, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, जो एक दिशा में काम करते हैं एक तरफा, तो दोनों दिशाओं में काम करते हैं वो दो बाइलैटरल या दो तरफा तत्व बोलते हैं, ठीक है। RLC परिपथ जो है वो दोनों दिशाओं में काम करता है, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर दोनों दिशाओं में काम करने वाली युक्ति है, इसलिए बोलते हैं कि ये दो तरफा अवयव है, या बाई डायरेक्शनल है या बाइलैटरल है, ठीक है। ये ध्यान रखें, दोनों तो एक दिशा में कौन सी और दोनों दिशा, ये एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ट्रांजिस्टर युक्ति है, एक दिशीय है, द्विदिशीय है, दोनों, तो ट्रांजिस्टर कौन सी, एक दिशीय युक्ति है, ठीक है। उसका द्विदिशीय युक्ति कौन सी होती है, तो दोनों दिशाओं में काम करती है। यूनिलैटरल में कौन से होते हैं, जो एक दिशा में काम करते हैं, बाइलैटरल में कौन से होते हैं, दोनों दिशाओं में काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट सोर्स जो है वो भी एक दिशा में काम करता है, वोल्टेज सोर्स जो वो भी एक दिशा में ही काम करता है। उसके बाद बात करते हैं अपने एक्टिव कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं, एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट। ये ध्यान रखें, ये अच्छा बनता है एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव सक्रिय तत्व या अवयव, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट या सक्रिय तत्व, सक्रिय अवयव, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट वह होते हैं जो परिपथ को ऊर्जा देते हैं, जो परिपथ को एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, कि अपने कोई सर्किट लिया,
यहाँ पर हमने प्रतिरोध जोड़ लिया, यहाँ इंडक्टर जोड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ लिया, ठीक है। अब ये कोई परिपथ है, ठीक है, ये R, ये L और C, लेकिन ये पड़ा हुआ है, ठीक है, पता है कि R, L, C जो है बाई डायरेक्शनल युक्तियाँ हैं, ठीक है, लेकिन जब तक इसके अंदर बैटरी नहीं जोड़ी जाएगी, कोई सोर्स नहीं दिया जाएगा, कोई सोर्स नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये सोर्स जो होगा वो कौन से होंगे? एक्टिव होंगे, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स है कि तत्व वह होते हैं जो परिपथ को ऊर्जा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? वह तत्व जो परिपथ को ऊर्जा देते हैं, या एनर्जी देते हैं, कुछ लिख रहे ना। जो परिपथ को सप्लाई देते हैं, परिपथ को ऊर्जा देते हैं, वो होते हैं एक्टिव तत्व, ठीक है। जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स लिख सकते हैं। करंट सोर्स के लोगों ने पिछली वीडियो पढ़ा, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं। तो करंट सोर्स के रूप में आता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये याद रखें। वोल्टेज सोर्स के अंदर बैटरी, सेल, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जनरेटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सब ये क्या है? परिपथ को ऊर्जा देने वाले युक्तियां, ठीक है। तो वह तत्व या वह एलिमेंट जो परिपथ को ऊर्जा देते हैं, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, निर्वात ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, करंट सोर्स बोल लो, वोल्टेज सोर्स बोल लो, जनरेटर बोल लो, अल्टरनेटर बोल लो, जो भी परिपथ को ऊर्जा दे सकते हैं वह सब तत्व क्या कहलाएंगे? एक्टिव के लिए तत्व कहलाएंगे, एनर्जी देने के लिए। ये अगर परिपथ में नहीं होगा तो धारा फ्लो नहीं हो सकती। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो परिपथ को ऊर्जा देते हैं, परिपथ के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, या परिपथ के अंदर वोल्टेज दी जाती है। तो जो भी करंट सोर्स है, जो भी वोल्टेज सोर्स है, वो सब क्या है? एक्टिव एलिमेंट है, के लिए तत्व है। याद रखें, जो परिपथ को ऊर्जा दे सकते हैं वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं पैसिव एलिमेंट की। पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। और पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं कि पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं? पैसिव एलिमेंट इसे बोलते हैं निष्क्रिय तत्व, ठीक है। और निष्क्रिय तत्व कौन से होते हैं? ठीक है, निष्क्रिय तत्व कहते हैं जो ऊर्जा की हानि करते हैं या ऊर्जा का लॉस करते हैं, ठीक है, या ऊर्जा का क्षय करते हैं, ठीक है। जैसे अपने पर प्रतिरोध लगाया, एक्टिव एलिमेंट जो सप्लाई दे सकते हैं, परिपथ को सप्लाई देंगे, लेकिन सप्लाई का जो एनर्जी का लॉस भी करने वाले तत्व जो होंगे, मतलब जितना भी लोड है, जैसे अपने हीटर चला लिया, हीटर लोड के रूप में काम कर रहा है, ऊर्जा का क्या कर रहा है? क्षय कर रहा है, ऊर्जा की हानि कर रहा है। तो जितना भी लोड है वो क्या होगा? पैसिव एलिमेंट होगा। RLC परिपथ है जो क्या होंगे? प्रतिरोध भी ऊर्जा का हानि करता है, इंडक्टर भी ऊर्जा की हानि करता है, कैपेसिटर भी ऊर्जा की हानि करता है। मतलब जो ऊर्जा ले सकते हैं, ऊर्जा दे नहीं सकते, ऊर्जा ले सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। जो परिपथ से ऊर्जा लेते हैं वह तत्व जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। या फिर अपन लिख सकते हैं वह तत्व जो ऊर्जा की हानि करते हैं। जो ऊर्जा ग्रहण करेगा वो ऊर्जा की हानि करेगा, ठीक है। तो वह तत्व जो ऊर्जा की हानि करते हैं या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ठीक है, वह तत्व क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट होते हैं या पैसिव तत्व होते हैं, निष्क्रिय तत्व होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिखो, संपूर्ण लोड जो है, संपूर्ण लोड, जितना भी लोड है अपने पास वो सारा क्या है? पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। संपूर्ण लोड बात कर लिया। उसके बाद इंडक्टर लोड था, टोटल लोड, संपूर्ण लोड, ठीक है, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर, मतलब RLC परिपथ जो है जो ऊर्जा लेंगे, जो सप्लाई लेंगे, और जो संपूर्ण लोड जो है वो सब क्या है? पैसिव एलिमेंट की श्रेणी में आता है, ठीक है। ध्यान रखें, एक्टिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट जो परिपथ को ऊर्जा देते हैं, पैसिव एलिमेंट जो ऊर्जा का हानि करते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव ध्यान रखें, लीनियर नॉन लीनियर ध्यान रखें, यूनिलैटरल और बाइलैटरल ध्यान रखें, ठीक है। बिल्कुल इजी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने को। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है, एक्टिव पैसिव में से बन जाता है, या यूनिलैटरल बाइलैटरल से बन जाता है, या
एक ही और अरेखीय से बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा रेखीय है, कौन सा अरेखीय है, कौन सा एक्टिव, कौन सा पैसिव। एक्टिव एलिमेंट किसे बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट किसे बोलते हैं। अब चलते हैं अपने आगे, इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं अपने कि नोड किसे बोलते हैं, जंक्शन किसे बोलते हैं, ब्रांच किसे बोलते हैं, लूप किसे बोलते हैं, ये बात अपने पास। ठीक है, अब देखो नोड, क्योंकि ये अपने काम आएंगे केवीएल केसीएल जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर नोड की बात की जाएगी, जंक्शन की बात की जाएगी। नोड की बात करते हैं और जंक्शन की बात करते हैं। जंक्शन इसे संगम बोलते हैं या कई जगह इसको बिंदु भी लिखा जाता है। ठीक है, नोड। तो इसके मेथड पढ़ेंगे अपने केवीएल और केसीएल जो पढ़ेंगे तब नोड और जंक्शन की बात की जाएगी। अब देखो वैसे दोनों चीज तो एक ही, नोड और जंक्शन चीज तो एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, नोड क्या होता है, वह बिंदु, ये भी बिंदु है और ये वह बिंदु जिस पर कम से कम दो अवयव या तत्व जुड़े हो, वो क्या कहलाता है, नोड होता है। कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने, ध्यान रखिए। ठीक है, कम से कम दो तत्व जुड़े हो वह क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। जंक्शन किसे बोलते हैं, वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर कम से कम तीन तत्व जुड़े हो, मतलब इस पे तीन और इस पे कम से कम, नोड पर कम से कम दो एलिमेंट जुड़े होने चाहिए और जंक्शन पे कम से कम क्या, तीन एलिमेंट। मतलब जंक्शन को आप नोड बोल सकते हो लेकिन नोड को आप जंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, देखिए समझते हैं अपने, जब मैंने सर्किट बनाया है, ये प्लस माइनस 3 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, ये प्रतिरोध जोड़ दिया, ये प्रतिरोध जोड़ दिया। अब देखो ये R1 है अपने पास, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 और ये बैटरी। अब देखो R1 R2 R3 ये तो अपने पैसिव एलिमेंट था। ठीक है, और ये एक्टिव एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब अपने नोड की बात करें, जंक्शन नोड में देखो कम से कम कितने, दो अवयव। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे देखो, आते हैं इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी है, ये भी अवयव है और ये भी अवयव है। मतलब कोई भी युक्ति होनी चाहिए, अवयव का मतलब होता है कोई भी युक्ति जुड़ी, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, वो युक्ति होनी चाहिए। तत्व का मतलब, अवयव का मतलब युक्ति से होता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध युक्ति है और ये भी युक्ति है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नोड हो गया, नोड 1। ठीक है, यहाँ देखो ये इस पॉइंट पर देखो तो यहाँ भी जुड़ा और यहाँ जुड़ा, तो ये भी नोड 2। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब इस पॉइंट पे देखो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका इसका और इसका ये तीनों पॉइंट शॉर्ट है, तो मतलब ये एक ही पॉइंट है, ये क्या है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप जान सकते हो, ये भी एक क्या है, नोड है, ये भी क्या नोड, नोड 1 नोड 2, ये नोड 3 और ये देखो यहाँ पर भी नोड 4। ठीक है, अब देखो नोड की बात करते हैं, कम से कम दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखें एक इधर और एक इधर, तो ये भी नोड है। इस पॉइंट पे देखें तीन है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये भी नोड है, कम से कम दो, लेकिन अपने पास 2 से 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे देखें तो एक यहाँ और एक यहाँ से मिलकर यहाँ तक आया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखें तो एक ऊपर, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो ये भी 3 है। तो नोड कितने हैं इसके अंदर, जैसे देखें तो नोड तो अपने इसके अंदर कितने हैं, 4 है। ठीक है, नोड कितने अपने पास, 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये कॉमन नोड है क्योंकि बीच में कोई युक्ति नहीं है। तो अगर यहाँ प्रतिरोध होता तो ये भी एक नोड हो जाता, लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं होता तो ये नोड नहीं है, ये सेम है, शॉर्ट पॉइंट है, सबका पॉइंट सेम है। अब जंक्शन की बात करते हैं कि जंक्शन कितने हैं इसके, जंक्शन कितने। ठीक है, जंक्शन में देखो तो बोला है कम से कम क्या है, कम से कम क्या है, 3 तत्व जुड़े हैं। अब 3 तत्व वाला पॉइंट कौन सा मिला है, यहाँ पे देखें तो यहाँ से 1 और यहाँ 2 है, तो ये तो जंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 और 3, इस पॉइंट पर 3 जुड़े हुए हैं, ये R1 R2 और R4, जंक्शन 1 होगा, ये जंक्शन हो गया, इससे पूरा जंक्शन 1। और इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पॉइंट से देखो ये ऊपर जुड़ा हुआ है, ये इधर से जुड़ा हुआ है और ये इधर से जुड़ा हुआ है, ये भी जंक्शन। जंक्शन कितने हैं, जंक्शन 2। तो नोड 4 है, जंक्शन कितने हैं, 2 है। लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो अपने इसी को क्या बोलेंगे, इन जंक्शन को लेकर चलेंगे, इन जंक्शनों को क्या बोलते हैं, नोड। अब ध्यान रखें, जंक्शन जो होते हैं वो नोड हो सकते हैं, लेकिन नोड जंक्शन नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि जंक्शन में कम से कम 3 बिंदु होते हैं और नोड में कम से कम कितने होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। जंक्शन में 3 आए तो 2 तो अपने आप इसके अंदर आ जाएंगे,
तो जंक्शन को आप नोड बोल सकते हैं, लेकिन नोड को आप जंक्शन नहीं बोल सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि जंक्शन को नोड कहा जा सकता है। ये ध्यान रखें, जंक्शन को नोड कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि जंक्शन में कम से कम 3 एलिमेंट होते हैं और नोड में कम से कम कितने 2 एलिमेंट होते हैं। अगर अपने यहाँ 2 भी जोड़े तो ये नोड ही होगा, लेकिन ये देखो इसको ही नोड बोल सकते हैं, इसको जंक्शन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब हमें नोड विधि का पढ़ेंगे, नोड एनालिसिस मेथड पढ़ेंगे, तब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नोड बोलूँगा। ये भी एक नोड और ये भी नोड। ये नोड अपने डेफिनेशन के हिसाब से सर्किट में नोड कितने हैं, नोड बता सकते हैं 1 2 3 4 नोड कितने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन को सर्किट बना के पूछा जाए कि इसमें नोड कितने, नोड बता सकते हो 1 2 3 4 नोड। अगर पूछे जंक्शन कितने हैं तो 1 और 2, जंक्शन कितने हैं 2, नोड 4 जंक्शन 2। ये ध्यान रखें। जब हम नोड एनालिसिस मेथड पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखें कि अपने इसकी और इसकी बात करेंगे, कितने जंक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। नोड की बात नहीं की जाएगी, वहाँ पर जंक्शन की बात की जाएगी। लेकिन मैं वहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पे ये नोड है, क्योंकि जो जंक्शन है वही नोड है। तो ये भी जंक्शन भी और नोड भी है, ये जंक्शन है ये भी नोड है, लेकिन ये नोड है ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन ये नहीं है, जंक्शन में कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए तो वो जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये जंक्शन नोड और ये भी जंक्शन और नोड। तो जब अपन न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो मैं इस जंक्शन की बात करूंगा, इस जंक्शन का नाम क्या दूंगा, नोड, क्योंकि जो जंक्शन होते हैं वही क्या होते हैं, नोड होते हैं। ये ध्यान रखें, नोड जंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जंक्शन नोड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट होते हैं और नोड में कम से कम अपने को 2 चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो जंक्शन नोड की बात पता लगी। जंक्शन क्या है, जहाँ पर कम से कम 2 तत्व जुड़े हो, और नोड क्या है, जहाँ पर कम से कम 2 तत्व जुड़े हो, और जंक्शन क्या है, जहाँ पर कम से कम क्या है 3 तत्व। इस सर्किट में 4 नोड है और 2 जंक्शन है। 4 नोड है और 2 जंक्शन है। बता दिया मैंने आपको, जंक्शन को नोड कहा जा सकता है, लेकिन नोड को जंक्शन नहीं कहा जाता। जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो इस जंक्शन को मैं नोड ही बोलूंगा, क्योंकि जंक्शन को नोड बोला जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बोलते हैं ब्रांच से, बोलते हैं ब्रांच, शाखा। ब्रांच किसे बोलेंगे या बोलते हैं शाखा किसे बोला जाता है, शाखा, ठीक है। तो अपने क्या बोलेंगे कि 2 जंक्शनों को या बोलते हैं नोडों, तो जंक्शन नोड ही है, तो 2 नोडों या 2 जंक्शनों को मिलाने वाली रेखा जिसमें कम से कम एक अवयव जुड़ा, मतलब ऐसी रेखा जो जंक्शनों को मिला रही है। जंक्शन को अपने नोड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अपने जंक्शन को लिखूं, 2 जंक्शनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसमें कम से कम एक अवयव होना चाहिए। कैसे सर्किट बनाते हैं अपने, E1 प्लस माइनस V2 R1, ये R2 और ये R3। अब देखो नोड कितने थे, ये भी नोड था, ये भी नोड था, ये भी नोड था और ये भी नोड था। जंक्शन कितने थे, ये जंक्शन J1 था और ये जंक्शन J2 था। इसको नोड N1 और N2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला जंक्शन और नोड, मतलब जंक्शन वाले नोड की बात करेंगे, जंक्शन वाले नोड की बात करेंगे, बाकी नोडों को नहीं लेंगे। तो अपने जंक्शन मेन अपने जंक्शन वाले 2 जंक्शनों को मिलाने वाली रेखा, अब जंक्शन ये है और ये जंक्शन ये है। अब देखो इसको ये मिला रही रेखा, एक रेखा ये मिला रही है, एक तो ये ब्रांच मिला रही है, एक ये ब्रांच मिला रही है और ये मिला रही है, मतलब ये जंक्शन और ये जंक्शन। तो 2 जंक्शनों को मिलाने वाली रेखा जिसमें कम से कम एक अवयव। अब देखो इसके अंदर एक अवयव जुड़ा हुआ है, R1 है, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, अगर ये प्रतिरोध ना होता तो ये डायरेक्ट में जोड़ दे तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाते, तो ये पॉइंट एक हो तो कोई ये ब्रांच नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए बोला है कि इसके अंदर अपने क्या बोला, एक प्रतिरोध बोला R3, तो ये और एक ये और एक इधर से ये। तो कितनी शाखा है इसके अंदर, 3 शाखा। कितनी शाखा है, 3 शाखा है। ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, जंक्शनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है जिसमें कम से कम एक अवयव होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होना चाहिए। तो उसे अपने क्या बोलते हैं, शाखा। इसमें एक शाखा ये रही, एक शाखा ये रही और एक शाखा ये, इसे क्या बोलते हैं, शाखा या ब्रांच बोला जाता है। ध्यान रखें। अब देखो आगे बढ़ते हैं हमें, ठीक है। अब बात करते हैं लूप किसे बोलते हैं
और मेश किसे बोलते हैं, मेश। अब लूप और मेश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो याद रखना है, ठीक है। इसे बनाते हैं अपने सर्किट को, इस सर्किट से समझ सकते हैं। मेरे पास R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये प्लस पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो लूप क्या बोलता है, एक बंद परिपथ होता है। लूप क्या होता है, एक बंद परिपथ होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता हो। लूप किसे बोलते हैं, वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और मेश भी किसे बोलते हैं, कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। तो लूप भी एक बंद परिपथ है और मेश भी क्या है, एक बंद परिपथ, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब इस परिपथ में देखो कितने परिपथ हैं जिसमें धारा का प्रवाह, ऐसे कितने बंद परिपथ हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। देखो एक अपने ये लूप दिखाई दे रहा है 1 नंबर, ठीक है। एक अपने ये लूप दिखाई दे रहा है 2 नंबर, और एक अपने को पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर धारा फ्लो तो यहाँ पे भी जाएगी, तो ये भी एक बंद परिपथ बन रहा है, तो ये भी एक क्या है, लूप है, ठीक है। तो लूप की अपनी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ध्यान रखें कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता हो और जिसका विभाजन किया जा सके, उसे अपने क्या बोलते हैं, लूप। जैसे अपने देख पूरा लूप, पहले बड़े लूप की बात करते हैं, ये अपने एक पूरा लूप लिया ये, ठीक है। A B C D E F, तो एक लूप क्या बना, A C D F A, ये एक लूप बना A C D F A, मतलब ये पूरा एक लूप बना, ठीक है। तो एक लूप नंबर फर्स्ट बन गया। अब बड़े लूप का विभाजन हो रहा है, एक छोटे छोटे लूप दो भी बन रहे हैं, एक लूप क्या बन गया, ये A B E F A, तो ये दूसरा लूप बन गया। और तीसरा लूप कौन सा बन गया, ये वाला B C D E B, B C D E B, तो एक तीसरा लूप ये बन गया। तो इस परिपथ में कितने लूप हैं, लूप किसे बोलते हैं, कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता हो और जिसका विभाजन किया जा सके, वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है, ठीक है। अब मेश में क्या बोलेंगे, इस परिपथ में लूप और इसी परिपथ में मेश है, ठीक है। अब मेश किसको बोलेंगे, देखो मेश की डेफिनेशन क्या बनेगी, ठीक है, कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता हो, ठीक, क्या लिखेंगे, वह बंद परिपथ जिसमें धारा प्रवाह होता हो लेकिन जिसका विभाजन नहीं हो, इसका विभाजन नहीं हो, वो क्या कहलाता है, मेश होता है। कि वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह तो होता हो लेकिन इसका विभाजन संभव नहीं है, इसका विभाजन अपन नहीं कर सकते। अब देखो इस बड़े लूप का तो बड़े विभाजन करते हैं तो छोटे छोटे लूप बना, लेकिन इस छोटे लूप का विभाजन नहीं हो सकता, नंबर 1 और नंबर 2 का विभाजन अपन नहीं करते, तो ये क्या कहलाते हैं, मेश कहलाते हैं। तो मेश कितने हैं इसके अंदर, इस सर्किट में मेश कितने हैं, मेश कितने हैं, इसके अंदर है 2, मेश कितने हैं 2 और लूप कितने हैं 3। मेश कौन सा बनेगा, A B, मतलब ये लास्ट वाले जो 2 है ये क्या है अपने पास है, मेश, ठीक है। लूप की संख्या 3 है, लूप की संख्या कितनी है इसके अंदर, लूप की संख्या इसके अंदर 3 है, लेकिन मेश की संख्या कितनी है इसके अंदर है 2 है, लेकिन है क्या, दोनों ही बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता हो। तो ये भी लूप है और ये मेश है, तो इसमें लूप होते हैं, इसमें मेश होते हैं। अपने बात करते हैं लूप की, या कई बार इसको पास भी लिखा जाता है, कई बार इसको क्या लिखते हैं, पास भी लिखते हैं, लूप लिख दो पास लिख दो एक ही बात है, ठीक है। मेश को मेश ही बोला जाता है, ध्यान से। तो लूप किसे बोलते हैं, वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता हो और जिसका विभाजन किया जा सके, वो लूप कहलाता है। इसमें 3 लूप है। और मेश की बात करेंगे तो वह बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है लेकिन जिसका विभाजन संभव नहीं हो। अब इन दोनों का विभाजन संभव नहीं है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, मेश कर। कभी क्वेश्चन को हल करेंगे तो अपने किसी लूप से हल किया जाएगा, ठीक है। मेश से भी कर सकते हो, मेश एनालिसिस को भी पढ़ेंगे और लूप एनालिसिस को भी अपने पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को एनालिसिस को पढ़ेंगे, लूप को कैसे हल करते हैं, मेश को कैसे हल करते हैं, नोट विधि से अपने क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, किसी ब्रांच में धारा निकालने की कैसे हल की जाएगी, वो अपने केवीएल और केसीएल के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट वाली बात आप और ध्यान, जो डायरेक्ट आपके पास न्यूमेरिकल बनता है, डायरेक्ट अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान रखें क्या होगा।
लूप और बेस का ध्यान रखें आप। एक बनता है b माइनस एन प्लस में 1 एल ये ध्यान रखें। ये पूछता है कि इनमें से सही क्या है, तो ऑप्शन में मिलता है आपको b माइनस एन प्लस 1, कई बार आपको लिखता है b बराबर एल प्लस एन माइनस 1, ये भी सही होता है। ठीक है, तो ये भी सही होगी। एल बराबर क्या, b माइनस एन प्लस में 1, डायरेक्ट 2-3 बार इक्वेशन बना DMRC में लाइन में बना हुआ है। L इक्वल्स टू b माइनस एन प्लस 1, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1 या ब्रांच बराबर L लूप प्लस n माइनस 1, तो ये भी सही और ये भी सही। ध्यान रखें, वो L बराबर पूछ रहा है या b बराबर, कई बार ये L और b बराबर नहीं देता, आपको समझना है b माइनस एन प्लस 1 सही होता है, L प्लस n माइनस 1 भी सही होता है। तो इसमें b बाहर निकाला, ये b वाला कर दिया, L बराबर ये, तो ये ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये बहुत काम का भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में केवीएल और केसीएल को पढ़ेंगे, नोड विधि से कैसे हल करेंगे, मेश विधि से अपने कैसे हल करेंगे, न्यूमेरिकल लेके अपने समझेंगे। तो इसका ध्यान रखें कि b बराबर एल बराबर क्या है, b माइनस एन प्लस में 1 होता है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने और लेके आएंगे केवीएल और केसीएल के लिए इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो होंगे, पहले उसकी परिभाषा समझाएंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे अपने 2-3 वीडियो के अंदर, और आपको अच्छे समझाएंगे कि केवीएल को कैसे हल किया जाता है, केसीएल को कैसे हल किया जाता है। उसके बाद आपका केवीएल और केसीएल का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी प्रकार लगातार आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।